बचत की आदत डालें भाग नंबर 4। पुस्तक का नाम है बचत करना कैसे सीखें। उत्तराधिकारियों को न केवल स्टीवार्ट के अनुभवों का ही लाभ पहुंचा, बल्कि स्टीवार्ट द्वारा एकत्र अपार धनराशि भी प्राप्त हुई। स्टीवार्ट ने जो सफलता प्राप्त की थी, उसके उत्तराधिकारियों में वैसे मूलभूत दोनों गुण लुप्त थे। स्टीवार्ट तो सब कुछ भूलकर कारखाने की उन्नति में ही ध्यान केंद्रित कर लेता था और अन्य बातों में अवकाश के क्षणों पर ही ध्यान देता था, परंतु उसके उत्तराधिकारी ने इस नियम के प्रतिकूल आचरण अपनाया। ऐश्वर्य ने स्टीवार्ट की आंखों पर पर्दा नहीं डाल दिया था, बल्कि यह समझता था कि व्यवसाय में सफलता के लिए आवश्यक नहीं है कि सबके लिए कीमती सामान हो, बल्कि सब ग्राहकों के साथ व्यवहार भी समान होना चाहिए। उसके उत्तराधिकारियों को पैसे का घमंड इस सीमा तक जा पहुंचा कि उन्होंने ग्राहकों से ऊंच नीच व्यवहार में काम लेना आरंभ कर दिया। फलस्वरूप तिजारत को गहरा धक्का लगा। जो पहले अच्छे ग्राहक थे, वही अब कारखाने की निंदा करने लगे। कुछ समय तो वह उत्तराधिकारियों की दाब में रहे, क्योंकि कारखाना संपन्न था और साख बनी हुई थी, लेकिन समय आने पर परिणाम सामने आकर रहा। जब दौलत और साख जाती रही तो कारखाना साइरस के हाथ में चला गया, जो कि साधनहीन युवक था, मगर 4-4 मील पैदल चलकर नित्य फेनेडेल के एक पुस्तक भंडार में $1.25 पर नौकरी करता था और मालिक से 10 गुना कम वेतन पर कम व्यय करता था। यह तथ्य है कि स्टीवार्ट और साइरस जैसे परिश्रमी छोटी छोटी बातों पर दृष्टि रखने वाले ही उतनी संपत्ति एकत्र कर सकते हैं। उस जैसे मेहनती लोग ही इतने बड़े कारखाने सफलतापूर्वक चला सकते हैं। स्थायी नींव पर ही व्यक्ति बड़े बड़े कारखाने खड़े कर सकते हैं। ईमानदारी से काम करो, तभी दूसरों को शानदार और स्थायी आनंद का अधिकारी बना सकोगे। एक फ्रेंच लेखक लिखते हैं, मैं अधिकार से कह सकता हूँ कि मैंने स्वयं माइकल एंजेलो को अपनी आंखों से देखा है। जब उसकी आयु लगभग 60 वर्ष की थी और उसके शरीर का कोई भी अंग युवा न था, फिर भी प्रतिमा बनाते हुए संगमरमर के टुकड़ों को वह शीघ्रता से काट देता था। 15 मिनट में इतना काम कर लेता था जितना 3 बलिष्ठ युवक घंटे भर में ही कर पाते हैं। वह इतनी गति और शक्ति से काम करता था कि देखने वाला डर जाता था, कहीं संगमरमर का टुकड़ा चूर चूर न हो जाए। एक एक चोट से 3-3, 4-4 अंगुल मोटा टुकड़ा काटता चला जाता था। इस पर काम ऐसा था कि जरा सा इधर उधर कटाव हो जाए तो तमाम का तमाम आकार बिगड़ जाए। वह मिट्टी या प्लास्टर तो था नहीं कि फिर सुधार किया जाता। माइकल एंजेलो ने रफेल के विषय में लिखा है, वह व्यक्ति अत्यंत स्नेही आत्मा का स्वामी है। जो प्रसिद्ध उसने प्राप्त की, उसका कारण केवल बुद्धिमत्ता न था, जितना कि परिश्रम। रफेल से किसी ने पूछा कि बचपन ही से आपने ऐसे अनोखे काम किए, किस प्रकार कर दिखाए? तो उसने उत्तर दिया, बचपन में ही मेरा यह सिद्धांत रहा है कि मैं किसी बात की उपेक्षा नहीं करता। यह कलाकार जिसकी मृत्यु पर समस्त रोम ने दुख प्रकट किया और पोप तो सचमुच फूट फूट कर रोया, केवल 37 वर्ष तक संसार में जीवित रहा। वह 287 चित्र और 500 से अधिक नक्शे रच गया। उसके कुछ चित्र ऐसे हैं कि एक एक का मूल्य हजारों और लाखों तक आंका गया। सुस्त शिथिल युवकों के लिए उसका लघु जीवन इतना प्रेरणादायक है कि रूबेंट जब धनवान हो गया तो उस रसायनवेत्ता ने उससे बार बार आग्रहपूर्वक कहा, आओ हम मिलकर सामान्य धातु से सोना बनाएं। उस रसायनवेत्ता को विश्वास हो गया था कि रूबेंस को इस विधि का ज्ञान है। उत्तर में रूबेंस ने कहा, तुम 20 साल बाद आए हो, मुझे तो इस विधि का ज्ञान बहुत समय पहले से हो गया था। रंगों और तूलिकाओं की ओर उसने संकेत करते हुए बताया, जिस वस्तु को मैं मन से छू लेता हूँ वह सोने में ढल जाती है। मिलैस जब चित्रांक न करता तो सर्वथा अपनी कला में लीन हो जाता। वह प्रायः कहा करता था, मैं हल चलाने वाले किसान की अपेक्षा अधिक मेहनत करता हूँ। सभी बालकों को यही सम्मति देता हूँ कि वह काम में जुटे रहें। सभी लड़के विशिष्ट योग्यता के धनी तो नहीं बन सकते,
पर काम सभी तरह के कर सकते हैं। काम के बिना उत्तम बुद्धि वाला भी कभी लाभकारी सिद्ध नहीं होता। पीटर महान चाहे एक विशाल साम्राज्य का उत्तराधिकारी था, किंतु उसने कठिन परिश्रम से तख्तोताज ग्रहण किया। अन्य किसी सम्राट ने ऐसा नहीं किया होगा, मगर उसने तो अपनी राजसी वेशभूषा उतारकर मजदूरों वाला लिबास पहना। यह देखकर कि रूस में प्रगतिशील कला व्यापार का लोगों को ज्ञान कम है, उसने स्वयं को शिक्षित करके अपनी प्रजा की स्थिति को उभारने का संकल्प उठाया। 26 वर्ष की आयु में प्रायः राज्याधिकारी विलास वैभव में डूब जाते हैं। यह व्यक्ति विदेश यात्रा पर निकल पड़ा। उसे सुख यात्रा नहीं, कठोर यात्रा, श्रम यात्रा कहना चाहिए। हॉलैंड में उसने जहाज निर्माण की शिक्षा अपनाई। अंग्रेजी स्थानी लकड़ी चीरने, रस्सा बटने के कारखानों और घड़ी साजी की दुकान में वह काम कर रहा था। वहाँ उसने न केवल अपने ध्येय का पूर्ण रूप से मनन किया, बल्कि सामान्य श्रमिकों की भांति उसने वहाँ काम किया और उन्हीं जैसा व्यवहार भी सहन किया। उसने इस्तिया में महीना भर मूलर की भट्टियों पर लोहे का काम सीखा और महीने के अंत में 18 पाउंड लोहा भट्टी में डालकर उस पर अपना निशान लगाया। रूस के कुछ अमीर जो उसके साथी थे, शायद ये न समझ सके हों कि यह काम कितने परिश्रम का था, मगर उसको भी कोयला लाने और धौंकनी चलाने का काम करना पड़ा। मूलर से उसने पूछा कि 1 पाउंड लोहा गलाने वाले मजदूर को कितना पारिश्रमिक मिलता है, तो पता लगा कि 3 कोपेन या 1 एल्टीना। फिर भी मूलर ने शाही सहायक को 18 डकेट दिए। तब पीटर ने कहा, अपने डकेट अपने पास रखिए, क्योंकि मैंने अन्य कारीगरों की अपेक्षा कोई अधिक या उत्तम काम तो किया ही नहीं है। जो कुछ आप दूसरों को देते हैं, मुझे भी वही दीजिए। वास्तव में पीटर ने जो जूते पहन रखे थे वे पहले ही मरम्मतशुदा थे और उनमें कई जगह छिद्र बन गए थे। नया जोड़ा खरीदकर बड़े स्वामी ने बड़े स्वाभिमान से कहा, यह जोड़ा मैंने माथे पर से पसीना बहाकर खरीदा है। पीटर द्वारा ढाली गई लोहे की सलाखों में से अब भी मूलर के कारखाने में सुरक्षित है और उस पर पीटर की निशानी मौजूद है। इस तरह की एक सलाख सेंट पीटर्सबर्ग के अजायब घर में रखी हुई है, जो कि एक श्रमिक सम्राट की प्रेरक यादगार है, जिसे देखकर रूस वासियों को, जार से लेकर मजदूर तक, सभी को तब तक प्रेरणा मिलती रहेगी जब तक रूस साम्राज्य रहेगा। अगर दुर्भाग्यवश आप ये सोच बैठें कि आप में ईश्वर प्रदत्त कौशल भंडार है और सब बातें खुद ब खुद सिद्ध होंगी, तो उस भ्रामक धारणा को यथासंभव दिमाग से हटा दें और संकल्प करें कि आप जो वस्तु प्राप्त करेंगे अपने श्रम से करेंगे। श्रम का यह मूल्य आज ही से अदा करना शुरू कर दें। निकम्मी बुद्धिमत्ता की इतनी ही कीमत है जितनी कि शाहबलूत के जंगल में जौ से भरी थैली की। बीचर का कथन है, कला विज्ञान के परिश्रम के लिए जितनी बुद्धिमत्ता की आवश्यकता है, उतनी ही बुद्धिमत्ता के लिए परिश्रम की आवश्यकता है। संसार में स्थायी मार्गों की जननी मेहनत है। चाहे ये स्मारक कलापूर्ण हो, प्रतिभा सृजन हो, कला कौशल के हों अथवा स्थापत्य के नमूने। गोल्ड स्मिथ के विचार में परिश्रम से लिखी हुई 4 पंक्तियां भी दिन भर का बड़ा काम था। वह 7 वर्ष तक अपनी पुस्तक द डिजर्टेड विलेज, उजड़ा गांव, लिखता रहा। उसका कथन है, निरंतर लिखते रहने से व्यक्ति में चिंतन की महानता और लेखन कला का ऐसा कौशल आ जाता है जो मनोरंजन हेतु लिखने वालों की बेहुदा कोशिशों पर भी नहीं आता, चाहे ऐसे लेखक महान लेखकों की तुलना में 10 गुना अधिक सामर्थ्य क्यों न रखते हों। प्रसिद्ध साहित्यिक रचनाओं का अध्ययन बड़ा मनोरंजक होता है। ऐसे अध्ययन से ज्ञात होता है कि साहित्य बनने से पूर्व उस पर कितना श्रम करना पड़ा होगा। कहते हैं, ब्रैट ने अपनी रचना को 100 बार लिखा, लेकिन इस पर भी संतुष्ट न मिली। ट्रांसपेसिस पोप एक पद रचना पर कई दिन लगा देता था। ग्रे एक संक्षिप्त से विचार पर महीना व्यय कर देता था।
मिजन ने अपनी कृति डिक्लाइन एंड फॉल के पहले ही परिच्छेद को 3 बार लिखा, तब कहीं जाकर उसे संतुष्टि मिली। संपूर्ण रचना लिखने में उसे 25 वर्ष का समय लगा। एंथनी ट्रायल का कथन है, मूड बनने की प्रतीक्षा में समय गंवाना मात्र मूर्खता है। रूपर्ट मोचे के एक चित्र ने बातों ही बातों में कह दिया, कितनी विचित्र बात है, बहुत सी सफलताएं संसार में दैवयोग से ही घटित हुई हैं। यह बात सुनकर चोटे ने कहा, बिल्कुल वाहियात बात है तुम्हारी। यदि तुम्हारी यही धारणा है तो यूनानी वर्णमाला सीखे बिना ही इलियड को समझ लेना ही संभव होना चाहिए। किसी बात को घटित होने की प्रतीक्षा करते रहना यह सिद्ध करता है कि प्रतीक्षा से चंद्र किरणें फूट निकलेंगी या संभवतः जादू एवं दैवयोग ही प्राकृतिक नियमों की जगह लेंगे। यह विचारधारा तो सुस्त निकम्मे प्रमादी लोगों का मात्र श्रम से जी चुराने का बहाना है। अलेक्जेंडर हैमिल्टन का कथन है, कुछ लोग मेरी सफलता का श्रेय मेरी बुद्धिमत्ता को ही देते हैं। मुझे केवल इतना ही पता है कि सारी बुद्धिमत्ता केवल कठिन श्रम का ही दूसरा नाम है। अपने 77वें जन्मदिन पर डेनियल बेस्टर ने अपनी सफलता का रहस्य बताते हुए कहा, जो कुछ मैं हूँ वह मेहनत करके बना हूँ। मैंने आयु भर सुस्ती से रोटी का एक टुकड़ा भी नहीं खाया। जब श्री गोल्डस्टोन 90 वर्ष की आयु को आ पहुँचे तो उन्होंने ये शब्द कहे थे, मुझे बड़ी से बड़ी श्रम की प्राप्ति परिश्रम से हुई है। मैंने प्रारंभ से ही श्रम की आदत बना ली थी और वही आदत कल्याणकारी सिद्ध हुई। युवक जन आराम का अर्थ लगाते हैं सभी प्रकार की चेष्टाएं व यत्न बंद कर देना, लेकिन मुझे तो यत्न और चेष्टा में परिवर्तन से ही पूर्ण विश्राम मिला है। यदि पुस्तकें पढ़ कर और अध्ययन करते करते मस्तिष्क क्लांत हो गया हो तो स्वच्छ खुली वायु और रोशनी में चले जाएं और अपने शरीर को गतिशील रखें। व्यायाम करो, इससे मस्तिष्क की थकान दूर हो जाएगी, उस शांति का अनुभव होगा। प्रकृति गतिहीन कभी नहीं रहती। सोते समय में ही हमारा हृदय भी धड़कता रहता है। यदि यह महान शक्ति ही छिन जाए तो मृत्यु ही दबोच ले। मैं प्रकृति के निकटतम रहने का प्रयत्न करता हूँ। फल ये मिलता है कि खूब गहरी निद्रा आती है, पाचन शक्ति भी बनी रहती है और सभी सामर्थ्य वेग में रहता है। मेरे विचार में परिश्रम का ही सबसे बड़ा पुरस्कार है। दोस्तों, इस भाग को हम यहीं पर पूरा करते हैं। जय हिंद फ्रेंड्स।